एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हम यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1947 तक। ठीक है, इसमें हमने इसको 3 पार्ट में बांटा था: उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, उसके बाद गांधीवादी युग। ठीक है, फिर हमने उदारवादी चरण में हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना देखा, जो 28 दिसंबर 1850 को हुआ था। ठीक है, इसके संस्थापन ए.ओ. ह्यूम थे। प्रथम अधिवेशन इसका मुंबई में हुआ था। सचिव इसके ए.ओ. ह्यूम थे और सदस्यों की संख्या पहले में 72 थी। ये सब तो हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, फिर इसी उदारवादी चरण में हम लोगों ने देखा कि इसके प्रमुख नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव रानाडे, मदन मोहन मालवीय थे। ठीक, ये सब लोग थे। फिर उसके बाद हमारा आज पढ़ना है हमको उग्रवादी चरण, जो 1905 से लेकर 1919 तक। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जब ब्रिटिश सरकार द्वारा लगातार ये लोग अपनी मांग रखते हैं, कांग्रेस के लोग जो उदारवादी लोग थे तो क्या ये लोग मतलब वापस कर देते हैं। हमेशा कांग्रेस की हमेशा उपेक्षा हो जाती है, कोई बात इन लोगों की पूरी नहीं होती है। तो इसी के कारण से उग्रवाद का जन्म हुआ। ठीक है, इसी को कहा जाता है उग्रवादी चरण। ठीक है, प्रमुख उग्रवादी अगर हम नेता में देखें तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये सब ही थे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, इसी के समय जब 1905 आता है तो बंगाल विभाजन होता है। ठीक है, अब बंगाल विभाजन को ही बंग भंग आंदोलन कहा जाता है। इसी के समय स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं जो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, इसका कर्जन क्या कहता था कि यह प्रशासनिक विभाजन है। भारतीयों को लगता था कि यह राष्ट्रवाद का विभाजन हो रहा है। वास्तविक कारण इसका क्या था कि सांप्रदायिकता का बीज बोना था। ठीक है, ये क्या कर रहे थे, अंग्रेज जो थे हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाना चाहते थे। ठीक है, अब घटनाक्रम हम देख लेते हैं कि कैसे बंगाल का विभाजन होता है। तो देखिए, बंगाल विभाजन के समय ये वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन था। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुआ था। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन इसी के विरोध में, जैसे बंगाल विभाजन, जब अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन किया, क्या किया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल दोनों में बांट दिया। ठीक है, पश्चिमी बंगाल जो अभी वर्तमान भारत में है, तो पश्चिमी बंगाल की राजधानी कलकत्ता बनाया। ठीक है, यहाँ पे हिंदू बहुमत अधिक था। ये बिहार और उड़ीसा वाला क्षेत्र था। और पूर्वी बंगाल जो इसने बांटा, ये राजधानी इसका ढाका, और यहाँ पे क्या था, मुस्लिम भौगोलिक क्षेत्र। जैसे मान लीजिए ये अगर भारत का एरिया पूरा था, ऐसे से पूरा मिला हुआ था, तो ये क्या किया, यहीं पर बंगाल का विभाजन हुआ। तो ये वाला क्या किया, पूर्वी बंगाल बना, ये पश्चिमी बंगाल बना। ठीक है, तो जो ये पश्चिमी बंगाल बना, इसकी राजधानी कलकत्ता हुआ है। यहाँ हिंदू बहुमत ज़्यादा था। और जो पूर्वी बना, ये क्या था, यहाँ पे मुस्लिम बहुमत ज़्यादा था। और यहाँ पे क्या थी, इसकी राजधानी ढाका को बनाया। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जब ये बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ कि 20 जुलाई 1905 को, तो क्या इसी के विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। ठीक है, तथा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन क्या हो गया, प्रभावी रूप से एकदम प्रभावी हो गया। ठीक है, इसी 16 अक्टूबर को ही क्या शोक दिवस मनाया गया तथा राखी बांधी गई। ठीक है, याद रखे रहिएगा 2 क्वेश्चन यहाँ से कि बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905 से। शोक दिवस कब मनाया गया, 16 अक्टूबर को। ठीक है, और ये पूछ लेता है एग्जाम में कि बंगाल विभाजन किसके दिमाग की उपज थी, तो विलियम बर्ड नाम का एक था। ठीक है, अंग्रेज था, इसी के दिमाग में पहली बार आया था कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाए। ठीक है, बंगाल विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो एंड्रूज फ्रेजर ने। किसने, एंड्रूज फ्रेजर ने 1903 में ये बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, इतना समझ में आ गया। वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं जो इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, इसके बारे में। तो देखिए क्या होता है, स्वदेशी आंदोलन, ये संजीवनी पत्र, एक कृष्ण कुमार मित्र रहते हैं, ये संजीवनी नामक पत्र लिखते हैं। इन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के बारे में बताया। तो ठीक, पहले क्या था, पहले ये केवल बंगाल के एरिया में था, क्योंकि बंगाल विभाजन हुआ था तो केवल बंगाल के एरिया में ये था। लेकिन तो जब इन्होंने संजीवनी नामक पत्र में इसको स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के बारे में बताया, तो यह पूरे भारत में फैल गया। ठीक है, फिर 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन के बारे में एक यहाँ पे बैठक होती है। कहाँ, 7 अगस्त 1905 में। ठीक है, अब यहीं से क्या, स्वदेशी आंदोलन प्रभाव में आ जाता है। ठीक है, और कौन करने वाले रहते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ठीक है, यहीं से स्वदेशी आंदोलन का विस्तार हो जाता है। और इसी में क्या किया जाता है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता है। स्वदेशी मतलब जो स्वयं के देश का हो, अपने देश का हो, तो और दूसरे देश का क्या किया गया, बहिष्कार किया गया। विदेशी स्कूलों का बहिष्कार किया गया। जब होली जलाया गया, तो इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने
रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि यह सही नहीं है, क्योंकि जो सामानें हम लोग खरीद लिए, पैसा तो हम लोग का लग गया है, तो उसको जलाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आगे वाले सामानों को ना खरीदा जाए, बाकी जो खरीद दिया गया उसको ना जलाया जाए, ठीक है। विदेशी स्कूल का बहिष्कार किया गया इसमें। इसी दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला लिखा, ठीक है। ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। अभी वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत क्या है? अमार सोनार बांग्ला। किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ठीक है। फिर हम चलते हैं आगे, देखते हैं। फिर स्वदेशी माधव समिति का स्थापना हुआ, जिसका स्थापना अश्वनी दत्त ने किया। बंगाल विभाजन के विरोध का दमन करने के लिए कार्लाइल को नियुक्त किया गया था। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के विरोध का दमन करने के लिए किसका नियुक्त किया गया था? तो कार्लाइल का, ठीक है। उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है आगा खां के नेतृत्व में, और ये कौन? सलीम उल्लाह खां भी साथ में रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और इसका विरोध नहीं किया था। जो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, इसने क्या किया? इसने अंग्रेजों का साथ दिया। इसी वजह से स्वदेशी आंदोलन फिर मतलब उतना कारगर सिद्ध नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए, पंजाब में लाला लाजपत राय, मद्रास में सुब्रमण्यम अय्यर, मुंबई में बाल गंगाधर तिलक और दिल्ली में मिर्जा हैदर ने क्या किया? स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाया। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पंजाब में लाला लाजपत राय ने, मद्रास में सुब्रमण्यम अय्यर, मुंबई में बाल गंगाधर तिलक और दिल्ली में मिर्जा हैदर ने क्या? स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाया था, ठीक है। फिर आगे चलते हैं तो क्या होता है? 1911 में बंगाल विभाजन को वापस ले लिया गया, जब वो यहाँ पे 1911 में, ठीक है। अब चलिए फिर अभी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम, पहले ये देख लेते हैं। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ। सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस थे। यहाँ पे क्या होता है? कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, उदारवादी और उग्रवादी, ठीक है। 2 चरणों में यहाँ पे हो जाता है कांग्रेस का विभाजन। एक उदारवादी नेता हो जाते हैं, एक उग्रवादी, ठीक है। कब होता है? 1907 में सूरत अधिवेशन, रास बिहारी बोस। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। फिर 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आता है। मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे पृथक निर्वाचन की स्थापना होता है 1909 में, मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। फिर कलकत्ता अधिवेशन होता है 1911 में। अभी हमने बताया था ना, बंगाल विभाजन को वापस ले लिया गया था, तो इसी में, ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन होता है 1911 में। पहली बार यहाँ पे जनगण मन गाया जाता है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पहली बार जनगण मन कब गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। इसी के समय दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। टोटल 3 बार हुआ था। 1877 में लिटन विक्टोरिया को साम्राज्ञी घोषित करना था तब। 1903 में कर्जन एडवर्ड सेवन और एलेक्जेंड्रा के स्वागत में। 1911 में हार्डिंग, ये हार्डिंग के शासनकाल में हुआ था। अब कौन आया था? जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी आई थी भारत, ठीक है, 1911 में, ठीक है। 1911 में ही क्या कर दिया जाता है? राजधानी को दिल्ली घोषणा कर दिया जाता है, ठीक है। घोषणा कब होता है? 1911 में। और कब बन जाता है? 1912 में। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनती है? तो 1912 में। और घोषणा कब होता है? 1911 में, ठीक है। और इसी कलकत्ता अधिवेशन में क्या क्या किया जाता है? बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ रहता है, इसको वापस ले लिया जाता है, ठीक है। और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। फिर देखिए इसी के समय क्या होता है? हार्डिंग और उनकी पत्नी जो आई रहती हैं, हार्डिंग और उसकी पत्नी जो रहती है, इन लोगों के ऊपर बसंत कुमार ने क्या कर दिया? बम मार दिया था इनके ऊपर। लेकिन तो ये क्या होते हैं? हार्डिंग और उसकी पत्नी बच जाते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर इसकी बाहर की गतिविधियां क्या हो रही थी इसके समय में। 1904 में श्याम वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे किया था? लंदन में। गदर पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में। लाला हरदयाल ने किया था 1913 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा हुआ है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। कब? 1913 में। किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था, ठीक है। फिर 1914 में कामागाटा मारू प्रकरण होता है, ठीक है। कामागाटा मारू एक क्या होता है? जहाज होता है। यह कैसा जहाज रहता है? जापानी जहाज रहता है। और इसको एक भारतीय ने इसको क्या कर दिया जाता है? इसको खरीद लेते हैं। देखिए ये क्या, कामागाटा मारू एक जहाज रहता है, इसको एक भारतीय ने खरीद लिया रहता है तथा इसको लेकर ये कनाडा के तट पे पहुंचते हैं। वहां पे ये क्या उतरने नहीं देते, कनाडा के लोग क्या इसको वहाँ पे रुकने नहीं देते। फिर ये वापस भारत आता है कलकत्ता तट पर। तो यहाँ पे क्या करते हैं? अंग्रेज जो रहते हैं इस पर गोली चला देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? 19 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसी को कामागाटा मारू प्रकरण कहा जाता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कामागाटा मारू क्या था? तो यह एक क्या था? एक जहाज था। कैसा? जापानी जहाज था, ठीक है। फिर उसके बाद होम रूल लीग की स्थापना होती है। जो होम रूल लीग की स्थापना होती है कब? 2016 में। तो 28 अप्रैल 1916, एक मिनट, यहाँ पे कब होता है?
होम रूल की स्थापना 28 अप्रैल 1916 का होता है, ठीक है। इसको पूना का होम रूल कहा जाता है। इसको किसने चलाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। याद रखे रहिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है पूना का होम रूल किसने चलाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। इन्होंने 2 मैगजीन निकाला, केसरी और मराठा नामक मैगजीन इन्होंने ही निकाला था, ठीक है। और अड्यार मद्रास में कौन चलाया था? एनी बेसेंट चलाई थी अक्टूबर 1916 में, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। अब देखिए यहीं पे गांधी युग स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे गांधी जी आ जाते हैं 9 जनवरी 1915 को। महात्मा गांधी भारत वापस आते हैं। फिर चलिए हम गांधी जी के बारे में पढ़ लेते हैं। जन्म इनका हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक है। स्थान क्या था? पोरबंदर गुजरात था। पोरबंदर गुजरात था। इनके पिता करमचंद गांधी थे, माता पुतली बाई थी, पत्नी कस्तूरबा गांधी। बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, सब कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिएगा, माता थी इनकी पुतली बाई, पत्नी थी इनकी कस्तूरबा गांधी, ठीक है। पूरा नाम इनका था मोहनदास करमचंद गांधी। इनके टोटल 4 पुत्र थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास, ठीक है। इनका एक 5वां दत्तक पुत्र था जिसको इन्होंने गोद लिया था, जमुनालाल बजाज इन्हीं को कहा जाता था, ठीक है। इतना समझ में आ गया। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है, जिस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था, ठीक है। याद रखे रहिएगा। अब देखिए इनके राजनैतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इनके महात्मा गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। आध्यात्मिक गुरु कौन थे? एम.जी. रानाडे थे, ठीक है। इनकी आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये आपकी इससे पिछली बार जो पेट का एग्जाम हुआ था इसमें पूछा हुआ था, जो पहला शिफ्ट था, ठीक है। पहले शिफ्ट में ये पूछा हुआ था कि इनकी आत्मकथा जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी पुस्तक है? इसी को हिंदी में कहा जाता है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो किसका? ये महात्मा गांधी जी का है, ठीक है। हम सारे बुक्स का करवा देंगे एक साथ, ठीक है। हत्या 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या हो जाती है। कौन करता है? नाथूराम गोडसे, ठीक है। याद रखे रहिएगा, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि गांधी जी की हत्या कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 को किसने किया था? नाथूराम गोडसे ने किया था, ठीक है। उसके बाद 1887 से 1891 की। अब देखिए इनके लाइफ के बारे में हम थोड़ा पिछला पढ़ लेते हैं कि कैसे क्या हुआ था। तो 1887 से 1891 के बीच में ये बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाते हैं? ब्रिटेन जाते हैं, ठीक है। फिर 1893 में ये दादा अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए ये दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। फिर 7 जून 1893 को ये क्या होता है? वहीं पे ये सब दक्षिण अफ्रीका में ही हो रहा है, ठीक है। प्रिटोरिया से डरबन की यात्रा कर रहे होते हैं, लेकिन तो वहाँ पे क्या उतनी समय बहुत ज़्यादा फैला हुआ था काले और गोरे का भेद, ठीक है। तो इनको सब काला समझकर इनको सब ट्रेन से धक्का दे देते हैं, जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इसके बाद ये क्या करते हैं? 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। 1904 में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र निकालते हैं। 1906 में पहली बार ये सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं वहीं पे दक्षिण अफ्रीका में। 1909 में टालस्टॉय फर्म ये बनाते हैं, ठीक है। फिर 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का भारत आगमन होता है, ठीक है। इन्हीं के आगमन पर भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि ये कब से मनाना स्टार्ट हुआ है? तो 2003 से, ठीक है, भारतीय प्रवासी दिवस, ठीक है। फिर 2023 में इंदौर एमपी में हुआ है, 9 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिए रहेगा। और 2023 का कहाँ हुआ है? इंदौर एमपी में हुआ। भारतीय प्रवासी दिवस कहाँ मनाया गया है? इंदौर मध्य प्रदेश में। थीम इसका क्या था? प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदारी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए रहेगा, पूछ सकता है। फिर गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद की। जब ये भारत आ गए 1915 में, तो देखिए 1914 से ही क्या ये प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। तो गांधी जी ने क्या किया? प्रथम विश्व युद्ध जो हो रहा था उसमें अंग्रेजों की मदद की। इन्होंने बहुत से भारतीयों को उसमें सेना में भर्ती करवाया, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा जाता है, ठीक है। 1915 में केसरी हिंद की इनको उपाधि मिली। 1915 में इन्होंने क्या किया? सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की अहमदाबाद में, ठीक है। फिर 1917 में क्या किया इन्होंने? साबरमती आश्रम की स्थापना की। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। एक मिनट। फिर 1917 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। ये कहाँ? चंपारण कहाँ है? बिहार में है। इन्होंने इनका भारत में यह पहला सत्याग्रह था। इनको आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि बिहार में आमंत्रण कौन दिया था इनको? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। ये क्या था? चंपारण का 3/20 भाग खेत पर क्या करना होता था? नील की खेती करनी होती थी, ठीक है। फिर ये वहाँ पे जाते हैं और यह इनका सफल सत्याग्रह हो जाता है, ठीक है। फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में करते हैं। ये इनकी पहली भूख हड़ताल थी। 3 दिन तक इन्होंने भूख हड़ताल किया था, तथा इसमें जब ये भूख हड़ताल करते हैं तो क्या होता है? 35% वेतन
वेतन या फिर उसी को तनख्वाह कहा जाता है, उसमें वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यह भी इनका सफल था। ठीक है, फिर खेड़ा सत्याग्रह करते हैं 1918 गुजरात में। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, असहयोग का प्रथम प्रयोग करते हैं और ये इसको लेकर था, लगान को लेकर था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है आगे पीछे करने के लिए कि सेट करिए कि कौन सा पहले हुआ था सत्याग्रह, फिर कौन सा बाद में हुआ था। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में, फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में, फिर खेड़ा सत्याग्रह 1918 गुजरात में। ठीक है, फिर देखिए इन्हीं के समय में क्या होता है, आगे चलने के बाद रोलेट एक्ट 1919 आ जाता है, जिसको काला कानून कहा जाता है। बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील, इसको किसने कहा था, मोतीलाल ने कहा क्या कहा कि यह एक काला कानून है, ये बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का ही है। ठीक है, गांधी जी ने इसके विरोध में रोलेट सत्याग्रह प्रारंभ किए। ठीक है, फिर 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को यहीं से गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, अब फिर देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को शुरू हो जाता है। ये क्या होता है, अमृतसर के पंजाब में, ये जो पंजाब का अमृतसर रहता है, ये बैसाखी का दिन रहता है। वहाँ पे क्या होता है, एक जनसभा बैठा रहता है, कौन बैठाया रहता है, सैफुद्दीन और सत्यपाल। ठीक है, और बहुत सारे भारतीय वहाँ पे अपनी जनसभा कर रहे होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जनरल डायर और माइकल ओडायर रहते हैं। ये लोग क्या कर देते हैं, आदेश दे देते हैं कि उन पर गोली चलाने के लिए। तो इसी को क्या कहा जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, फिर जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो यहाँ से रविन्द्रनाथ टैगोर क्या करते हैं, नाइटहुड की वापस अपनी उपाधि जो इनको मिली रहती है ये वापस करते हैं। गांधी जी अपनी केसरे हिंद की उपाधि वापस कर देते हैं। ठीक है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हंटर आयोग की स्थापना होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि हंटर आयोग का स्थापना किस लिए किया गया था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखी रहिएगा। ठीक है, फिर यहीं से फिर आगे चलने के बाद खिलाफत आंदोलन 1919 में से 1920 के लगभग क्या खिलाफत आंदोलन शुरू हो जाता है। लेकिन तो ये भारतीय का नहीं रहता, ये कहाँ का रहता है, तुर्की खलीफा को लेकर होता है। इसके भारत में इसका नेतृत्व कौन करता है, अली बंद और शौकत अली करते हैं। ठीक है, अली बंद और शौकत अली खिलाफत आंदोलन भारत में करते हैं। लेकिन तो ये कहाँ का आंदोलन रहता है, ये तुर्की का रहता है, वहाँ के खलीफा को लेकर रहता है। लेकिन तो वहाँ का प्रभाव ये भारत में भी पड़ता है और भारत में इसका कौन करता है, अली बंद और शौकत अली। ठीक है, फिर असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का शुरुआत हो जाता है। लेकिन तो क्या होता है, असहयोग आंदोलन मतलब क्या, अंग्रेजों का कोई सहयोग नहीं करना है। ये असहयोग आंदोलन एकदम अच्छा चल रहा होता है, सब लोग इसमें गांधी जी का साथ दे रहे होते हैं। तभी क्या होता है, 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हो जाता है। ये गोरखपुर में क्या होता है कि 22 पुलिसकर्मियों की पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि जो अंग्रेजी पुलिसकर्मी रहते हैं ये पुलिस स्टेशन में रहते हैं, इसमें कुछ भारतीय क्या करते हैं, उसमें आग लगा देते हैं और जिससे क्या 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो जाती है। इसी को चौरी चौरा कांड कहा जाता है, जो गोरखपुर में है। ठीक है, फिर क्या होता है, जब ये हो जाता है तो इससे गांधी जी बहुत दुखी होते हैं और ये क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन को समाप्त कर देते हैं। जैसे गांधी जी का मानना था कि ये क्या अहिंसावादी थे, और जब ये यहाँ पे पुलिस स्टेशन में आग लगा दी सब लोग ने, तो क्या हुआ, 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई, जिससे गांधी जी को बुरा लगा और ये क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन को समाप्त कर देते हैं, अर्थात असहयोग आंदोलन को ये वापस ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए असहयोग आंदोलन जब बंद हो गया, इसके क्या कारण निकल के आए कि क्या हुआ, 1923 में स्वराज पार्टी अलग स्थापना हो गया। ठीक है, किससे, ये जैसे ये कांग्रेस के थे, इससे हटकर इन लोगों ने क्या किया, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दिया। कौन, चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। ये क्या, जैसे गांधी जी जब ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिए, इससे ये लोग गुस्सा हो गए, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू अलग हो गए इससे और इस पार्टी से, और 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी है। ठीक है, फिर साइमन कमीशन 1927 से 1928 में ये साइमन कमीशन भारत आता है, जिसको श्वेत कमीशन कहा जाता है। इसमें कोई भारतीय नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए अब साइमन कमीशन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पहले इसके बाद क्या होता है इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हम क्रांतिकारी आंदोलन यहाँ से देख लेते हैं, क्योंकि असहयोग आंदोलन जब समाप्त हो जाता है तो उसके बाद फिर क्रांतिकारी आंदोलन बहुत सारे शुरू हो जाते हैं, उसको देखते हैं। ठीक है, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है, जिसको HRA कहा जाता है। HRA का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ सकता है, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, इसको स्टार्ट किसने किया था, सचिंद्र सन्याल ने। ठीक है, अब देखिए इसी के बाद यहाँ पे काकोरी षड्यंत्र होता है, जिसमें ट्रेन को लूट लिया जाता है। चलिए इसे पढ़ लेते हैं। क्या होता है, सहारनपुर से लखनऊ आ रही ट्रेन को काकोरी नामक स्थान पर लूट लेते हैं। कौन, सचिंद्र सन्याल, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी, बहुत लोग मतलब मिले हुए रहते हैं। ये लोग क्या करते हैं
कि काकोरी षड्यंत्र करते हैं। काकोरी ट्रेन एक्शन, अभी इसका नाम बदल दिया गया है, काकोरी षड्यंत्र को काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये लोग ट्रेन को लूट लेते हैं, उसमें का जो भी सामान रहता है सबको ये लोग लूट लेते हैं। फिर इन लोगों पे क्या केस चलता है, फिर इसी केस में 4 लोग को फांसी दे दिया जाता है, अशफाक उल्ला खां को, राम प्रसाद बिस्मिल को, रोशन सिंह को और राजेंद्र लाहिड़ी को, ठीक है। फिर देखिए आगे चलने के बाद 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है, जिसको HSRA कहा जाता है। ये इसी 1924 में जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है, HRA का ही थोड़ा सुधरा हुआ रूप होता है HSRA, ठीक है। इसकी स्थापना 1928 में होती है। स्थापना चंद्रशेखर आजाद करते हैं, ठीक है। इसके प्रमुख नेता कौन होते हैं, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, जयगोपाल, चंद्रशेखर आजाद इत्यादि, ठीक है। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, जयगोपाल और चंद्रशेखर आजाद इसके क्या प्रमुख नेता होते हैं HSRA के, ठीक है। अब देखिए भगत सिंह जो होते हैं ये HRA के भी सदस्य होते हैं और HSRA के भी सदस्य होते हैं, ठीक है। ये जो भगत सिंह होते हैं ये क्या करते हैं, नौजवान सभा का गठन करते हैं 1926 में। इसके पहले ही नौजवान सभा का गठन किए रहते हैं 1926 में लाहौर में, ठीक है। फिर 1927 में हमने बताया था ना, 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है। इसमें टोटल कितने 7 अंग्रेज रहते हैं, इसमें कोई भारतीय नहीं रहता है। जैसे साइमन कमीशन का गठन जब वहाँ पे होता है तो उसमें कोई भारतीय चाहिए होता है ना, क्योंकि ये भारत के लिए कानून बना रहा है, लेकिन तो इसमें क्या कोई भारतीय नहीं होता है, केवल सब अंग्रेज ही होते हैं, ठीक है। फिर भारत में आगमन कब इसका होता है, 1928 में। समझ में आ गया। अब देखिए एग्जाम में 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, तो 1927 में। भारत में आगमन कब हुआ, 1928 में, ठीक है। इसके विरोध में साइमन गो बैक का नारा दिया गया तथा इसको श्वेत कमीशन कहा गया, ठीक है। फिर 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय की, देखिए इसी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे और विरोध करने के बाद लाठीचार्ज हुआ। फिर 17 नवंबर को इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है लाला लाजपत राय की, ठीक है। अब जब विरोध करते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है तो लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए जो HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना हुआ रहता है, इन्होंने क्या कर दिया, इनका मौत का बदला लेने के लिए सांडर्स हत्याकांड, ये लोग एक सांडर्स ये अंग्रेजों की हत्या कर देते हैं 1928 में, ठीक है। फिर लाहौर षड्यंत्र केस एक आता है, नेशनल असेंबली बम कांड, ठीक है। अब देखिए ये लोग क्या करते हैं कि एक असेंबली हो रही होती है जिसमें अंग्रेजों की मीटिंग हो रही होती है, इसमें ये लोग क्या कर देते हैं, उस पर बम मार देते हैं 1929 में, ठीक है। इसका कारण और भी क्या बताया गया था, पब्लिक सेफ्टी बिल के कारण और ट्रेड यूनियन बिल का हड़ताल को लेकर और पब्लिक सेफ्टी बिल को लेकर ये लोग क्या करते हैं, ये नेशनल असेंबली पर क्या कर देते हैं, बम फेंक देते हैं, ठीक है। इसमें कौन शामिल होते हैं, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, ये सब लोगों ने मिलकर क्या असेंबली पर जब ये लोग बम फेंक देते हैं तो इसी पर जो केस लड़ा जाता है इसको क्या कहा जाता है, लाहौर षड्यंत्र केस। इसी को नाम दिया जाता है लाहौर षड्यंत्र केस। एग्जाम में पूछ सकता है कि नेशनल असेंबली बम कांड जो हुआ था उस पर कौन सा केस चला था, तो लाहौर षड्यंत्र केस चला था, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, तीन लोगों को फांसी मिल जाती है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। कब, 23 मार्च 1931 को। इसी दिन 23 मार्च को ही क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या क्वेश्चन मिला कि 3 लोग को फांसी किसको मिला था, भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को। किस वजह से मिला था, असेंबली पर बम फेंकने के लिए, ठीक है। अब चलिए फिर आगे हम देखते हैं, चटगांव शस्त्रागार कांड होता है 18 अप्रैल 1930 को। इसके लीडर कौन रहते हैं, सूर्यसेन मास्टरदार रहते हैं, ठीक है। फिर 1928 में बारदौली सत्याग्रह होता है, इसको कौन करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। 1929 में लाहौर का अधिवेशन होता है। पहली बार रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है कि पहली बार झंडा कब फहराया गया था, तो रावी नदी के तट पर फहराया गया था। कब, 1929 में लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। फिर 26 जनवरी 1930 से स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा हो जाती है, ठीक है। ये कब, 26 जनवरी 1929 को जब ये पहली बार रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया, तभी से क्या होता है, 26 जनवरी 1930 से स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा हो जाती है। नहीं सॉरी, जब 1929 में लाहौर अधिवेशन दिसंबर में होता है, वहाँ पे क्या होता है, पहली बार रावी नदी के तट पर झंडा फहराया जाता है, तो इसी वजह से 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस मनाने का घोषणा हो जाता है, ठीक है।
उसके बाद फिर देखिए 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है। इसको अब देखिए, ये जो पहला गोलमेज सम्मेलन होता है इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इसमें कौन कौन भाग लिए थे? मोहम्मद अली जिन्ना और भीमराव अंबेडकर ही भाग लेते हैं, ठीक है। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, 1931 में द्वितीय होता है, 1932 में तृतीय होता है। याद रखे रहेगा, एग्जाम में कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1930 में, द्वितीय 1931 में, तृतीय 1932 में, ठीक है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। फिर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही दांडी मार्च शुरू होता है। ये दांडी मार्च कहाँ से? साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा रहती है। ये कब शुरू होता है? 12 मार्च 1930 को शुरू करते हैं और 6 अप्रैल 1930 तक ये चलता है, ठीक है। टोटल इसमें 78 लोग रहते हैं और ये उसके 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा, ठीक है। टोटल कितने दूर की यात्रा रहती है? 241 मील की यात्रा रहती है। अब देखिए एग्जाम में अगली बार ये पूछा हुआ था, पिछली बार ये शायद लेखपाल का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा था कि ये कि दांडी मार्च का शुरुआत कहाँ से हुआ था, मतलब ये कहाँ से, गांधी जी कहाँ से कहाँ तक मतलब यात्रा किए थे, तो ये पूछा था साबरमती आश्रम से। तो याद रखिए रहिएगा, स्टार्ट कहाँ से करते हैं? साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा थी, ठीक है। और कहाँ पे तोड़ते हैं? नमक कानून दांडी यात्रा में 6 अप्रैल को 1930 में, ठीक है। 241 मील तक, ठीक है। टोटल इसमें कितने लोग थे? 78 लोग थे। फिर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। इसमें क्या महात्मा गांधी और महिला में कौन भाग लेती हैं? एनी बेसेंट। कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी और महिला की तरफ से एनी बेसेंट इसमें भाग लेती हैं। फिर 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन समझौता होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि गांधी इरविन समझौता कब होता है, तो 5 मार्च 1931 को होता है। फिर 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। कांग्रेस की तरफ से इसमें कोई भाग नहीं लेता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहिएगा नोट में। तीनों सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर जी ने भाग लिया था, ठीक है। एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि कौन था ऐसा कि जो इसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो भीमराव अंबेडकर ने। गांधी जी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। एग्जाम में ऐसे भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था, ठीक है। फिर 1935 का नियम आता है, भारत शासन अधिनियम। इसमें क्या होता है? ये 1935 में पारित होता है। 1937 में प्रांतीय चुनाव कराने की व्यवस्था की जाती है इसी के तहत, ठीक है। क्या होता है, क्या कहा जाता है? 1935 में जब पारित होता है इसमें क्या कहा जाता है कि 1937 में प्रांतीय चुनाव करने का व्यवस्था होगा। तो प्रांतीय चुनाव जब कितने चुनाव में होता है? 11 प्रांतों में चुनाव होता है। कांग्रेस ने 6 में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और 2 में गठबंधन। टोटल इसने 8 से सरकार बनाया, ठीक है। टोटल कितने प्रांतों में हुआ था? 11 प्रांतों में। कांग्रेस ने 6 में पूरा पूर्ण बहुमत पा लिया, 2 में गठबंधन बना लिया। इसने टोटल इसका कितना हो गया? 8, और 8 का क्या बनाया? इसने सरकार बनाया, ठीक है। फिर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। फिर 1939 में मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस मनाया। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस कब मनाया था, तो 1939 में। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। इतनी समय गवर्नर कौन होता है? लिथिगो होता है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसी के समय जब अगस्त प्रस्ताव आता है तो व्यक्तिगत सत्याग्रह करते हैं कौन? जवाहरलाल नेहरू। 1940 में एग्जाम में ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन चलाता है, तो जवाहरलाल नेहरू। कब? 1940 में। विनोबा भावे भूदान आंदोलन शुरू करते हैं 1940 में ही, ठीक है। फिर 1940 में मुस्लिम लीग ने, एक मिनट रुक जाइए, फिर 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन हुआ, ठीक है। इसमें क्या होता है? जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग रखी। एग्जाम में ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग कब रखी, तो 1940 में। और सबसे पहले पाकिस्तान का विचार किसके मस्तिष्क में आया था कि पाकिस्तान, अलग पाकिस्तान का गठन होना चाहिए? रहमत अली के दिमाग में आया था, ठीक है। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। इसमें क्या होता है? भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में साथ देने के लिए कहा जाता है, ठीक है। लेकिन तो क्या करते हैं भारतीय इसको खारिज कर देते हैं तथा इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा जाता है, ठीक है। इसमें यह कहा जाता है क्रिप्स मिशन में कि अगर भारतीय हमारा साथ देंगे द्वितीय विश्व युद्ध में तो हम इनका क्या अलग से इनका संविधान बनाएंगे और इनको हम आज़ाद कर देंगे, ठीक है। 1942 में कहा जाता है, ठीक है। फिर हम अगला टॉपिक देखते हैं, एक मिनट। फिर 1942 में वर्धा सम्मेलन होता है। इसी के तहत क्या भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया जाता है। 7 अगस्त 1942 को
कब पारित हुआ था? 7 अगस्त 1942 को। किस सम्मेलन में? वर्धा सम्मेलन में, ठीक है। फिर जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हो जाता है उतनी समय गवर्नर कौन रहते हैं? लॉर्ड लिन लिथिगो। अब देखिए एग्जाम में ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो पेट का एग्जाम हुआ था, पहली बार पेट का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था कि भारत छोड़ो आंदोलन जब हो रहा था तो उतनी समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड लिन लिथिगो था, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, 7 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हो जाता है। फिर 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान से करो या मरो का यहाँ से ये नारा देते हैं, लेकिन तो अंग्रेज क्या करते हैं? ऑपरेशन जीरो आवर चला देते हैं 9 अगस्त 1942 को, तथा यहाँ से सभी नेताओं को ये लोग क्या करते हैं? गिरफ्तार कर लेते हैं, ठीक है। गिरफ्तार करके महात्मा गांधी को आगा खा पैलेस में गिरफ्तार कर लेते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के बांकीपुर जेल में, ठीक है। उसके बाद जयप्रकाश नारायण यहाँ से रहते हैं, याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण को ये लोग हजारीपुर जेल में इनको कैद कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जब ये लोग कैद हो जाते हैं तो उतनी समय एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जब सभी नेता लोग गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो अरोड़ा आसफ अली ने किया था, ठीक है। याद रखे रहिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, अरोड़ा आसिफ अली ने आंदोलन को आगे बढ़ाया था, ठीक है। अब देखिए 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है, इसके अध्यक्ष स्टैनफोर्ड क्रिप्स रहते हैं, ठीक है। और इनके साथ और 2 लोग आते हैं, पैथिंग लॉरेंस और अलेक्जेंडर, ठीक है। याद रखे रहिएगा, कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे? 3 लोग थे। अध्यक्ष कौन था? स्टैनफोर्ड क्रिप्स था, और इनके 2 साथ कौन थे? पैथिंग लॉरेंस और अलेक्जेंडर, ठीक है। फिर 1947 में क्लीमेंट एटली ने क्या कहा? जून 1947 से पहले हम भारत को आज़ाद कर देंगे। फिर मार्च 1947 में माउंटबेटन वायसराय बनता है। फिर 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में पेश होता है तथा 18 जुलाई 1947 को ये स्वीकार कर लिया जाता है, ठीक है। फिर 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 देश बन जाते हैं। भारत अलग बनता है, पाकिस्तान अलग बनता है। भारत के जो पीएम बनते हैं ये नेहरू बनते हैं और गवर्नर माउंटबेटन बनता है। और फिर यहीं पे क्या होता है? भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा खींच दिया जाता है रेड क्लिफ नामक, ठीक है। फिर चलिए हम आगे देख लेते हैं भारत का संवैधानिक विकास में हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए पहले क्या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, इसके तहत क्या होता है? 1774 में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो जाती है। पिट्स इंडिया एक्ट कब आता है? 1784 में। इसका सन याद रखी रहेगा, जो इंपॉर्टेंट है हम याद करा दे रहे हैं। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, इसके तहत 1774 में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, इसमें रेगुलेटिंग एक्ट ऐड कर लीजिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट आता है, इसमें क्या होता है? व्यापारिक अधिकार 20 वर्षों तक बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। फिर व्यापारिक अधिकार मतलब कि केवल ये मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार कर सकती है, ठीक है। फिर 1813 का एक्ट जो आता है, इसमें व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है चाय और चीनी को छोड़कर, ठीक है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद भी और भी कंपनियां भारत में अपना व्यापार कर सकती हैं, इसको समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। फिर 1833 का एक्ट आता है, इसमें बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर को क्या भारत का गवर्नर बना दिया गया। फिर 1853 का अधिनियम आता है। फिर 1858 के अधिनियम में इंपॉर्टेंट है कि भारत के गवर्नर को वायसराय कहा जाने लगा। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत के गवर्नर को वायसराय कब से कहा जाने लगा, तो 1858 के अधिनियम से। फिर 1861 का अधिनियम आता है, इसमें गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का आदेश यहाँ से मिल जाता है। फिर 1909 का मार्ले मिंटो सुधार आता है, ठीक है। इसमें पृथक निर्वाचन की बात होती है। एग्जाम में याद रखिए रहेगा, एग्जाम में ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो सुधार कब आया था, तो 1909 में। इसमें कौन सी बात की गई कि पृथक निर्वाचन का, ठीक है। फिर भारत शासन अधिनियम आता है 1919 का, इसमें मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार होता है, इसमें द्वैध शासन की स्थापना की जाती है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि द्वैध शासन की स्थापना कब हुआ था, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, ठीक है। फिर भारत शासन अधिनियम 1935 आता है, इसमें द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। इतना याद रखे रहिएगा आप लोग। फिर देखिए हम देख लेते हैं, ये भी पूछ लेता है। प्रथम बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, अंतिम, ठीक है। प्रथम बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, अंतिम कौन था बंगाल का गवर्नर? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो देखिए फिर क्या किया जाता है कि बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने 1833 से क्या बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर कहा जाने लगा, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक को ही क्या भारत का प्रथम गवर्नर बना दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि अंतिम कौन रहता है? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक रहता है। फिर 1833 का एक्ट आता है, उसमें बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर कहा जाने लगा, ठीक है। फिर उसके बाद भारत का अंतिम गवर्नर कैनिंग बनता है, याद रखे रहिएगा। भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग। अब देखिए फिर क्या होता है, जो भारत का गवर्नर रहता है उसको क्या वायसराय कहा जाने लगता है, तो भारत का अंतिम गवर्नर, ये जब हमने बताया है
कि 1858 का जब अधिनियम आता है तो उसमें भारत के गवर्नर को वायसराय कहा जाने लगा था। ठीक है, तो भारत का अंतिम गवर्नर कौन था? कैनिंग था। फिर 1858 के बाद से भारत के प्रथम इसको क्या बना दिया गया? वायसराय बना दिया गया कैनिंग को। फिर भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर माउंटबेटन था। प्रथम हुआ अंतिम भारतीय गवर्नर, केवल एक ही बने थे, राजगोपालचारी। इसके बाद से यहाँ से गवर्नर पद को हटा दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा, प्रथम बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, फिर अंतिम बंगाल का गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक, फिर 1833 आता है। यहाँ से जो गवर्नर रहता है उसको बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर बना दिया जाता है। फिर ये चलते हैं, फिर भारत का अंतिम गवर्नर कौन? कैनिंग रहता है। फिर ये कब बनता है? अब उसके बाद 1858 आता है, उसमें भारत का प्रथम वायसराय इनको बना दिया जाता है, कैनिंग को ही। फिर भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर माउंटबेटन, फिर प्रथम अंतिम भारतीय गवर्नर श्री राजगोपालचारी। ठीक है, यहाँ से हमारा ख़त्म होता है। हमको इसमें थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि कौन सी किसकी बुक्स हैं, और फिर थोड़ा सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ना है। थोड़ा एक क्लास और चलेगा हम लोग का, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। एक लेक्चर और आएगा, उसको देख लीजिएगा। फिर इसमें हमारा पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन समाप्त हो जाएगा। ओके, बाय।